नमस्कार। प्रस्तुत है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गोरा उपन्यास का 23वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं कहानी अब तक। सुचारिता के बदले रंग और हरिमोहिनी के साथ बढ़ते प्यार को देखकर वरदा सुंदरी चाहती हैं कि सुचारिता का विवाह जल्द से जल्द हरान बाबू के साथ हो जाए। हरान बाबू को बुलाकर वह यह बात तय करना चाहती हैं, परंतु सुचारिता जो अब तक खुलकर इस विवाह का विरोध नहीं कर पाई थी, आज प्रत्यक्ष रूप से उसने विवाह से इनकार कर दिया। हरान बाबू और सुचारिता में इस बात को लेकर काफ़ी बहस भी होती है। परेश बाबू भी सुचारिता का ही साथ देते हैं। हरान बाबू बहुत गुस्सा हो जाते हैं और ये धमकी देते हैं कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा और आप सबको इस फैसले के लिए पछताना होगा। अपने मन और बाहरी परिस्थिति के साथ सुचारिता का जो संघर्ष आरंभ हो गया था, उससे वो भयभीत हो गई थी। साथ ही गोरा के प्रति उसके मन में जो भाव थे वो अनजाने में और गहरे होते जा रहे थे। वो उसे कैसे संभाले और उसका क्या परिणाम होगा, ये वो सोच नहीं पा रही थी। और ऊपर से हरान बाबू की ये धमकी। इतना ही नहीं, घर में भी उसकी मौसी हरिमोहिनी को लेकर अशांति फैली हुई है। इस मोड़ पर आकर उसे एक बात तो समझ में आ जाती है कि अब उसे जीवन में कोई नया कदम उठाना ही होगा, नहीं तो जीवन सरल रूप से नहीं चल सकेगा। वरदा सुंदरी को भी हरिमोहिनी की उपस्थिति उठते बैठते अखरने लगती है। वो हर समय हरिमोहिनी को ताने मारती रहती है। परेशान होकर हरिमोहिनी तीर्थ जाने का विचार कर लेती है। सुचारिता जब यह बात परेश बाबू से कहने जाती है तो परेश बाबू कहते हैं कि वो ये बात जानते थे कि इस घर में हरिमोहिनी का निर्वाह ज़्यादा लंबे समय तक संभव नहीं है, इसीलिए वो इस विषय पर काफ़ी समय से सोचते रहे हैं। उन्होंने बताया कि सुचारिता के पिता मरते समय कुछ रुपये परेश बाबू को सौंप गए थे, जिससे उन्होंने कलकत्ते में ही 2 मकान खरीद लिए थे। तो मौसी को वहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं होगी, वो तो तुम्हारा अपना ही घर है और यह घर उनके घर के बिल्कुल पास ही है, तो उनकी देख रेख भी अच्छी तरह से हो सकेगी। सुचारिता और सतीश भी अपनी मौसी के साथ अपने नए घर में जाने को तैयार हो जाते हैं। परेश बाबू जानते थे कि पिछले कुछ दिनों से सुचारिता और उसकी मौसी के साथ इस परिवार में जो अप्रत्याशित घटनाएं हुई हैं, उसको सहज शांत करने के लिए उनका अलग हो जाना ही बेहतर उपाय है। हरिमोहिनी परेश बाबू के कदमों पर सिर झुकाकर उन्हें धन्यवाद बोलती है। वरदा सुंदरी उनके घर से जाने से तो बहुत खुश है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें सुचारिता के भाग्य पर जलन भी होने लगती है। लेकिन सुचारिता उस परिवार से अपने आप को अलग करने की कल्पना से ही घबरा उठती है। परंतु अब ऐसी घड़ी आ गई है कि उसे यहाँ से जाना ही होगा। हरान बाबू ऐसी आसानी से पीछा छोड़ने वाले तो नहीं थे, वरन वो सुचारिता के जाने के दिन फिर वहाँ उपस्थित होकर कुछ हंगामा करने की कोशिश करने लगे। जहाँ सभी लोग सुचारिता के घर से जाने की बात से शोकाकुल थे, वहीं हरान बाबू ने ललिता के विनय के साथ अकेले स्टीमर से आने की बात छेड़कर पूरे वातावरण का मिजाज ही बदल दिया। उन्होंने विनय और ललिता पर कई आरोप लगाए। ललिता भी सामने आकर डटकर खड़ी हो गई और उनसे बहस करने लगी और विनय के साथ अकेले स्टीमर पर आने वाली बात का प्रतिरोध करने लगी। उसने कहा कि इसमें गलत कुछ भी नहीं है। सुचारिता ने भी उसका साथ दिया। असल में ऐसे वक्त में जब सुचारिता इस घर से जा रही है, हरान बाबू बिल्कुल अपने आपे में नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि उस घर में उनकी शक्ति कम हो जाएगी। इसलिए आज वह अपने सब ब्रह्मास्त्रों को सान पर चढ़ा कर लाए थे। उन्होंने ये जरा भी नहीं सोचा था कि ललिता के साथ साथ सुचारिता भी म्यान से तलवार निकालकर खड़ी हो जाएगी। उन्होंने सोचा था कि वह अपने प्रबल नैतिक अग्निबाण से दूसरे पक्ष को परास्त कर देंगे, पर हुआ उसका ठीक उल्टा। लेकिन हरान बाबू हार मारने वालों में से नहीं थे। उन्होंने ठान लिया था कि किसी भी तरह जीत तो उनकी ही होगी और उसके लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। हरान बाबू लड़ाई के मैदान में उतर आए। स्टीमर से विनय के साथ आए हुए ललिता को प्रायः 15 दिन हो गए थे। 2-1 जनों के कान में यह बात पड़ चुकी थी और धीरे धीरे यह खबर फैल रही थी। लेकिन इन्हीं 2 दिनों में यह समाचार फूस में लगी आग की तरह चारों ओर फैल गई और यह सब किया हरान बाबू ने। आइए अब सुनते हैं आगे की कहानी।
स्टीमर में विनय के साथ आए हुए ललिता को 15 दिन हो गए थे। दो एक जनों के कानों में यह बात पड़ चुकी थी और धीरे धीरे फैल रही थी, लेकिन अब 2 ही दिनों में यह समाचार फूस में लगी आग की तरह चारों ओर फैल गया। काफी लोगों को हरान बाबू ने समझाया कि ब्रह्म समाज के धर्मपूर्ण नैतिक जीवन को ध्यान में रखते हुए इस ढंग के कदाचार का दमन करना उनका परम कर्तव्य है। वैसे ऐसी बातें समझाने के लिए अधिक मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। जब हम सत्य के अनुरोध से, कर्तव्य के अनुरोध से प्रेरित होकर दूसरों की गलती पर घृणा प्रकट करने का दंड का विधान करने को तैयार होते हैं, तब सत्य और कर्तव्य के अनुरोध को मानना हमारे लिए बहुत कठिन नहीं होता। इसलिए जब हरान बाबू ने ब्रह्म समाज में अप्रिय सत्य की घोषणा और कठोर कर्तव्य की बात उठाई, तब इतनी बड़ी अप्रियता और कठोरता के डर से अधिकतर लोग उत्साहपूर्वक उनकी मदद करने से न हिचकिचाए। ब्रह्म समाज के हितैषी लोग गाड़ी पालकी किराए पर लेकर एक दूसरे के घर जाकर कह आए कि आजकल जब ऐसी ऐसी बातें होनी शुरू हो गई है, तब ब्रह्म समाज का भविष्य बहुत अंधकारपूर्ण है। साथ ही तरह तरह से अलंकृत होकर यह बात भी फैलने लगी कि सुचारिता हिंदू हो गई है और हिंदू मौसी के घर आश्रय लेकर जप तप यज्ञ अनुष्ठान ठाकुर पूजा में ही दिन बिताने लगी है। ललिता के मन में कई दिनों से एक लड़ाई चल रही थी। रोज रात को सोने जाने के पहले वह कहती, मैं कभी नहीं मानूंगी, और रोज सवेरे नींद खुलते ही बिस्तर पर बैठे बैठे दोहराती, किसी तरह भी हार नहीं मानूंगी। यह जो विनय की चिंता उसके पूरे मन पर छाई हुई थी। विनय निचले कमरे में बैठा बातचीत कर रहा है, यह सुन पाते ही उसके मन में एक खलबली सी मच जाती थी। बीच बीच में कई बहानों से सतीश को विनय के घर जाने के लिए वह प्रोत्साहित करती थी और उसके लौट आने पर विनय क्या कर रहा है तथा उससे क्या बात हुई उसका पूरा ब्यौरा जानने की चेष्टा करती थी। इन सब के लिए ललिता जितना ही अपने आप को विवश पाती थी, उतना ही अपनी हार की ग्लानि उसे बेचैन कर देती थी। कभी कभी उसे इस बात पर गुस्सा आता कि परेश बाबू ने विनय और गोरा के साथ क्यों उनके मेल मिलाप में बाधा नहीं डाली। लेकिन वह आखिर तक लड़ती ही रहेगी, मर जाएगी पर हारेगी नहीं, यही उसकी प्रतिज्ञा थी। उसका जीवन कैसे कटेगा, इस संबंध में उसके मन में तरह तरह की कल्पनाएं उदित हो रही थीं। यूरोप की लोक हितैषिणी स्त्रियों के जीवन चरित्र और कीर्ति की जो सब बातें उसने पढ़ रखी थी, वे सब स्वयं उसके लिए साध्य और संभव है, ऐसा उसे लगने लगा था। उसने एक दिन जाकर परेश बाबू से कहा, बाबा, मैं क्या किसी लड़कियों के स्कूल में पढ़ाने का काम नहीं कर सकती? स्थिर दृष्टि से परेश बाबू ने अपने लड़की के चेहरे की ओर देखा। उसकी 2 करुण आंखें जैसे हृदय की अतृप्ति की वेदना के कारण कंगाल सी होकर यह प्रश्न पूछ रही थी। उन्होंने स्निग्ध स्वर से कहा, क्यों नहीं कर सकती बेटी, लेकिन लड़कियों का ऐसा स्कूल है कहाँ? जिस समय का जिक्र हो रहा है उस समय लड़कियों के स्कूल अधिक नहीं थे, साधारण पाठशालाएं थीं और भद्रघर की लड़कियों ने अभी तक मास्टरी का काम करना शुरू नहीं किया था। ललिता ने उदास होकर कहा, स्कूल नहीं है बाबा। परेश बाबू ने कहा, कहाँ, मैंने तो नहीं देखा। ललिता ने कहा, अच्छा बाबा, लड़कियों का स्कूल क्या शुरू नहीं किया जा सकता? परेश बाबू ने कहा, काफी खर्च का मामला है और बहुत लोगों की मदद की भी जरूरत पड़ेगी। ललिता यही समझती थी कि अच्छे काम का संकल्प कर लेना ही कठिन है। उसके साधन जुटाने के मार्ग में भी इतनी बाधाएं होंगी, यह उसने नहीं सोचा था। थोड़ी देर वह चुपचाप बैठी रही, फिर उठकर धीरे से चली गई। अपनी इस सबसे चहेती बेटी के हृदय में कहाँ कौन सी व्यथा है, परेश बाबू बैठकर यही सोचने लगे। हरान बाबू विनय के बारे में उस दिन जो इशारा कर गए थे वह भी उन्हें याद आया। उन्होंने लंबी सांस लेकर अपने आप से पूछा, मैंने क्या नासमझी का काम किया है? अपनी किसी दूसरी लड़की की बात होती तो उन्हें कोई विशेष फिक्र नहीं होती, लेकिन मानो ललिता का जीवन ललिता के लिए बहुत ही सच्चा पदार्थ है, वहाँ अधूरी बात करना तो वह जानती ही नहीं। उसके लिए सुख दुख आधे सत्य और आधे झूठ नहीं होते।
अपने जीवन में ललिता प्रतिदिन यह व्यर्थ का धिक्कार सहती हुई कैसे जी सकेगी? उसके सामने कहीं कोई प्रतिष्ठा, कोई मंगल परिणाम नहीं दिखता, और इस तरह निरुपाय बहते चले जाना भी उसके स्वभाव में नहीं है। ललिता उसी दिन तीसरे पहर सुचारिता के घर जा पहुंची। सुचारिता के घर में सजावट कुछ खास नहीं थी। फर्श पर एक मामूली सी दरी, जिसके एक तरफ सुचारिता का बिस्तर लगा था, दूसरी तरफ हरिमोहिनी का। हरिमोहिनी खाट पर नहीं सोती, इसीलिए एक ही कमरे में सुचारिता भी उनके साथ फर्श पर ही बिस्तर लगाती है। दीवार पर परेश बाबू का चित्र टंगा था। साथ के छोटे कमरे में सतीश की खाट पड़ी थी और एक तरफ छोटी सी मेज पर कलम दवात, किताब, कॉपियां तथा स्लेट आदि इधर उधर बिखरी हुई थी। सतीश स्कूल गया था और घर में नीरवता थी। हरिमोहिनी भोजन के बाद अपनी चटाई पर लेटी सोने की तैयारी कर रही थी और सुचारिता पीठ पर खुले बाल फैलाए दरी पर बैठी हुई गोद में तकिया रखे मग्न होकर कुछ पढ़ रही थी। उसके सामने 2-1 किताबें और भी रखी हुई थी। सहसा ललिता को कमरे में आते देखकर सुचारिता ने जैसे लज्जित होकर पहले किताब बंद कर दी, फिर मानो अपनी ही लज्जा पर लज्जित होकर पुस्तक को ज्यों का त्यों रख दिया। ये सब पुस्तकें गोरा की रचनाएं थीं। उठकर बैठते हुए हरिमोहिनी ने कहा, आओ आओ ललिता बेटी, आओ। तुम लोगों का घर छोड़कर सुचारिता का जी कैसा होता है यह मैं ही जानती हूँ। जब उसका मन बेचैन होता है तभी वह किताबें लेकर पढ़ने बैठ जाती है। मैं अभी लेटी लेटी सोच ही रही थी कि तुम लोगों के घर से कोई आ जाता तो अच्छा होता, तभी तुम आ गई। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। जो बात ललिता के मन में थी वही सुचारिता के पास बैठते ही उसने शुरू कर दी। बोली, सुचि दीदी, हमारे मोहल्ले में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला जाए तो कैसा रहे? हक्का बक्का होकर हरिमोहिनी ने कहा, लो और सुनो, तुम लोग स्कूल चलाओगी? सुचारिता ने कहा, लेकिन चलेगा कैसे यह तो बता। कौन हमारी मदद करेगा? बाबा से बात की? ललिता ने कहा, हम दोनों तो पढ़ा सकेंगी, शायद बड़ी दीदी भी तैयार हो जाए। सुचारिता बोली, सिर्फ पढ़ने भर की तो बात नहीं है, कैसे स्कूल का काम चलाया जाएगा, इन सब के नियम बनाने होंगे, मकान ठीक करना होगा, छात्र जुटानी होंगी, खर्च के लिए पैसा जुटाना होगा। हम 2 लड़कियां यह सब कैसे कर पाएंगी? ललिता ने कहा, दीदी ऐसा कहने से तो नहीं चलेगा। लड़की होकर जन्म लिया है, क्या इसीलिए जीवन भर मन मारकर घर में पड़ी पड़ी कुड़ती रहेंगी? दुनिया के किसी काम न आ सकेंगी? जो दर्द ललिता की बात में था वह सुचारिता के हृदय में भी गूंज गया। वह कुछ उत्तर न देकर सोचने लग गई। ललिता ने कहा, मोहल्ले में ही अनेक लड़कियां हैं, अगर हम उन्हें यूं ही पढ़ाना चाहें तो माँ बाप खुशी होंगे। उनमें से जितनी मिल जाएं उन्हें जुटाकर इसी घर में पढ़ाया जा सकता है। इसमें कौन सा खर्च लगेगा? मोहल्ले भर की अपरिचित घरों की लड़कियों को जुटाकर घर में पढ़ाने के प्रस्ताव से हरिमोहिनी उद्विग्न हो उठी। उनकी पूजा अर्चना लेकर तो वह अलग ही शुद्ध होकर रहना चाहती हैं। उसमें विघ्न की संभावना से वह आपत्ति करने लगी। सुचारिता ने कहा, डरो मत मौसी, छात्र मिल गई तो उनका काम हमारे निचले तल्ले के कमरे में ही चल जाएगा। उन्हें हम ऊपर तुम्हारे कमरे में उत्पात मचाने नहीं जाने देंगी। अच्छा ललिता, पढ़ने वाली लड़कियां यदि मिल जाएं तो मैं राजी हूं। ललिता ने कहा, अच्छा, देखी क्यों न लिया जाए। बार बार हरिमोहिनी कहती रही, बेटी हर मामले में जब तुम लोग क्रिश्चियनों की तरह हो जाओगी तो कैसे चलेगा? अच्छे घर की लड़कियां जाकर स्कूल में पढ़ाएंगी, यह तो मैंने कभी नहीं सुना। परेश बाबू के घर की छत से आसपास के घरों के छतों पर खड़ी लड़कियों से बातचीत होती रहती थी। इस परिचय में एक बाधा भी थी, क्योंकि अक्सर आसपास के घरों की लड़कियां इस बारे में सवाल पूछती थी और विस्मय प्रकट करती थी कि इस घर की लड़कियों की इतनी उम्र हो जाने पर भी अब तक विवाह क्यों नहीं हुआ। इसलिए ललिता छत पर की इस बातचीत में भाग नहीं लेती थी। छतों के द्वारा दोस्ती के इस विस्तार में लावण्य का ही उत्साह सबसे अधिक था।
दूसरे गृहस्थियों के हालचाल जानने में उसकी कौतूहल की सीमा नहीं थी। पड़ोसियों के रोजमर्रा जीवन की प्रधान और अप्रधान अनेक बातों की चर्चा दूर से ही हवा के सहयोग से उसके साथ होती रहती थी। अक्सर तीसरे पहर खुले आकाश के नीचे हाथ में कंघी लिए बाल संवारते संवारते उसकी और उसकी सहेलियों की सभा जुट जाया करती थी। अपने प्रस्तावित लड़कियों के स्कूल के लिए छात्राएं जुटाने का भार ललिता ने लावण्य को सौंप दिया। जब छतों पर से लावण्य ने इस प्रस्ताव की घोषणा कर दी, तब कई लड़कियां उत्साहित हो उठीं। ललिता प्रसन्न होकर सुचारिता के घर की निचली मंजिल का कमरा झाड़ पोंछ कर धो सजाकर तैयार करने में जुट गई। लेकिन उसका स्कूल सूना ही रह गया। पढ़ाने के बहाने अपनी लड़कियों को फुसलाकर ब्रह्मघर में ले जाने के प्रस्ताव पर पड़ोसी गृहस्वामी बहुत बिगड़ उठे। यहाँ तक कि जब उन्हें पता लगा कि परेश बाबू की लड़कियों के साथ उनकी लड़कियों की जान पहचान है और उनमें बातचीत भी होती रहती है, तब इसे रोकना भी उन्होंने अपना कर्तव्य समझा। उन्हें लड़कियों का छत पर जाना बंद करने का एक अवसर भी मिल गया। ब्रह्म पड़ोसी की लड़कियों के साध्य संकल्प के बारे में उन्होंने जो बातें कही, वे कुछ प्रशंसा की नहीं थी। बेचारी लावण्य ने यथा समय कंघी हाथ में लिए हुए छत पर पहुंचकर देखा। आसपास की छतों पर नवीनाओं का स्थान प्रवीणाओं ने ले लिया था और उनमें किसी से भी वह दो मधुर शब्द पा न सकी। इससे भी ललिता हताश नहीं हुई। उसने सोचा, बहुत सी गरीब ब्रह्म लड़कियां ऐसी हैं जिनके लिए स्कूल पढ़ने जाना सहज नहीं, उन्हीं को पढ़ाने का भार लेने से उपकार हो सकता है। ऐसी छात्राओं की खोज वह स्वयं भी करने लगी और सुधीर को भी उसने उस काम में लगा दिया। उन दिनों परेश बाबू की लड़कियों के पढ़ने लिखने की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। यहाँ तक कि यह ख्याति सच्चाई को भी बहुत पीछे छोड़ गई थी। इसलिए यह सुनकर कि ये लड़कियां पढ़ाने का अवैतनिक भार लेंगी, उनके माता पिता प्रसन्न हो उठे। शुरू में तो 2-4 दिन के भीतर ही 5-6 लड़कियों को लेकर ललिता का स्कूल चल निकला। परेश बाबू के साथ स्कूल की चर्चा करके उसके नियम बनाने, उसकी व्यवस्था करने आदि में ललिता ने अपने लिए कोई समय नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि वर्ष के अंत में परीक्षा के बाद लड़कियों को इनाम कैसे दिए जाएंगे, इसके बारे में ललिता की लावण्य के साथ बाकायदा बहस भी छिड़ गई। जो पुस्तकें ललिता सुझाती वे लावण्य को पसंद नहीं थी और लावण्य की पसंद ललिता को नहीं जचती थी। परीक्षा कौन कौन लेंगे इस पर भी बहस हो गई। लावण्य को यद्यपि हरान बाबू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, तथापि उनके पांडित्य की ख्याति से वह प्रभावित थी। उनको स्कूल की परीक्षा या शिक्षा या किसी एक काम में हरान बाबू के नियुक्त होने से वह स्कूल के लिए विशेष गर्व की बात होगी, इस बारे में उसे जरा भी संदेह नहीं था। किंतु ललिता ने सारी बात ही निरस्त कर दी। हरान बाबू के साथ उनके इस स्कूल का किसी भी प्रकार संबंध नहीं हो सकेगा। 2-3 दिनों के भीतर ही उसकी छात्राओं की संख्या कम होते होते अंततः क्लास सूनी हो गई। ललिता क्लास में अकेली बैठे बैठे बैरों की आहट सुनती और किसी छात्र के आने की संभावना से सजग हो उठती, लेकिन कोई आता ही नहीं। इस प्रकार जब दोपहर बीत गई, तब उसने समझ लिया कि कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। जिस छात्र का घर उसके घर के सबसे नज़दीक था, ललिता उससे मिलने गई। उसने रुआसी सी होकर कहा, माँ मुझे जाने नहीं देती। माँ ने बताया कि असुविधा होती है, लेकिन क्या असुविधा है यह उन्होंने स्पष्ट नहीं बताया। ललिता स्वाभिमानी थी। दूसरी ओर से अनीक्षा का जरा भी लक्षण दिखने पर जिद करना या कारण पूछना उससे नहीं होता था। उसने कहा, असुविधा होती है तो जाने दीजिए। इसके बाद जिस दूसरे घर में ललिता गई, वहां साफ साफ बात सुनने को मिली। उन्होंने कहा, सुचारिता आजकल हिंदू हो गई है, जात पात मानने लगी है, उसके घर ठाकुर की पूजा होती है, इत्यादि इत्यादि। ललिता ने कहा, अगर इस कारण से आपत्ति हो तो स्कूल हम लोगों के घर में भी चल सकता है। लेकिन आपत्ति का निराकरण इससे भी होता नहीं दिखा। बात कुछ और ही थी। और किसी के घर न जाकर ललिता ने सुधीर को बुला भेजा और पूछा, सुधीर क्या हुआ, सच सच बता तो। सुधीर ने कहा, पान बाबू तुम्हारे इस स्कूल का विरोध करने में लगे हुए हैं। ललिता ने पूछा, क्यों,
दीदी के घर मूर्ति पूजा होती है इसीलिए? सुधीर ने कहा। केवल इसलिए नहीं, अधीर होकर ललिता ने पूछा। और क्या, कह ही डालो। सुधीर ने कहा। बहुत सी बातें हैं। ललिता ने पूछा। मेरा भी कुछ अपराध है? सुधीर चुप रहा। ललिता का चेहरा लाल हो उठा। उसने कहा, यह मेरी उस स्टीमर यात्रा की सजा है। अगर मैंने गलत काम भी किया हो तो अच्छा काम करके उसका प्रायश्चित करने का रास्ता हमारे समाज में क्या बिल्कुल बंद हो गया है? क्या मेरे लिए इस समाज में सब शुभ कार्य निषिद्ध हैं? मेरी और हमारे समाज की आध्यात्मिक उन्नति का तुम लोगों ने यही रास्ता निकाला है? बात को कुछ नरम करने के लिए सुधीर ने कहा। ठीक इसीलिए नहीं, उन्हें यह भी डर है कि कहीं विनय बाबू वगैरह भी आगे चलकर इस स्कूल में साथ न जुड़ जाएं। एकाएक आग की तरह भड़ककर ललिता ने कहा। वह डर की नहीं, भाग्य की बात होगी। योग्यता में विनय बाबू की बराबरी कर सकने वाले उनमें से कितने होंगे? सुधीर ललिता का गुस्सा देखकर संकुचित होता हुआ बोला। यह बात तो है, लेकिन विनय बाबू तो ब्रह्म समाज के नहीं है, यही ना? इसलिए ब्रह्म समाज उन्हें यह सजा देगा। मैं ऐसे समाज पर गर्व नहीं कर सकती। सुचरिता छात्राओं के बिल्कुल गायब हो जाने से समझ गई थी कि मामला क्या है और इसकी जड़ क्या है। इस बारे में वह और कोई बात न कहकर ऊपर के कमरे में सतीश को उसकी परीक्षा की तैयारी कराने में लग गई थी। सुधीर से बात होने पर ललिता सुचरिता के पास गई और बोली, सुना? मुस्कुराकर सुचरिता ने कहा, सुना तो नहीं, लेकिन सब समझ लिया। ललिता ने कहा, क्या यह सब सह लेना होगा? ललिता का हाथ पकड़कर सुचरिता ने कहा, सह लेने में तो अपमान नहीं है। बाबा कैसे सब सह लेते हैं, यह तुमने नहीं देखा? ललिता ने कहा, लेकिन सुचि दीदी, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि अन्याय को सहना उसे स्वीकार कर लिया जाना है। अन्याय के प्रति उचित व्यवहार यही है कि उसे सहा न जाए। सुचरिता बोली, तो तू क्या करना चाहती है वह तो बता। ललिता ने कहा, वह तो मैंने भी अभी नहीं सोचा। मैं क्या कर सकती हूँ यह मैं नहीं जानती, लेकिन कुछ न कुछ तो करना ही होगा। हम जैसी लड़कियों के साथ जो ऐसी नीचता कर रहे हैं, वह अपने को चाहे जितना भी बड़ा आदमी समझते हों, है तो डरपोक ही। उनसे मैं किसी तरह हार नहीं मानूंगी, किसी तरह भी नहीं। वह जो करना चाहे कर ले। कहते हुए ललिता ने जोर से पैर पटक दिया। कोई उत्तर दिए बिना सुचरिता धीरे धीरे ललिता के हाथ पर हाथ फेरती रही। थोड़ी देर बाद उसने कहा, भाई ललिता, एक बार बाबा से तो बात करके देख। ललिता उठ खड़ी हुई। मैं अभी उनके पास जाती हूँ। अपने घर के द्वार के पास पहुंचकर ललिता ने देखा विनय सिर झुकाए वहां से निकल रहा था। ललिता को देखकर विनय चौंक कर पल भर खड़ा रहा। मन ही मन तर्क वितर्क करता रहा कि ललिता से दो एक बात कर ले या नहीं। फिर अपने को रोककर ललिता की ओर आंखें उठाए बिना उसे नमस्कार करके सिर झुकाए हुए चला गया। मानो ललिता को किसी ने गर्म सलाख से दाग दिया हो। वह तेजी से भीतर गई और सीधे अपने कमरे में पहुंची। मेज पर बैठे हुए वरदा सुंदरी एक लंबा खाता लिए हुए हिसाब में मन लगाने का प्रयत्न कर रही थी। ललिता का चेहरा देखकर ही वरदा सुंदरी के मन में खटका हुआ। उन्होंने हड़बड़ाकर हिसाब की कॉपी में बिल्कुल डूब जाने का ऐसा नाटक किया कि मानो उसमें कोई रकम है जो ठीक ठीक न मिलने से उनकी सारी गृहस्थी छिन्न भिन्न हो जाएगी। कुर्सी खींचकर ललिता मेज के पास बैठ गई। वरदा सुंदरी ने तब भी मुंह नहीं उठाया। ललिता ने कहा, माँ। वरदा सुंदरी बोली, ठहर बेटी, मैं यह, और कॉपी की ओर झुक गई। ललिता ने कहा, मैं ज्यादा देर तंग नहीं करूंगी, बस एक बात जानना चाहती हूँ। विनय बाबू आए थे? कॉपी पर से आंखें हटाए बिना वरदा सुंदरी ने कहा, हाँ। उनसे तुम्हारी क्या बात हुई? वह लंबी बात है।
मेरे बारे में कोई बात हुई कि नहीं? बचकर निकल जाने का कोई उपाय न देखकर वरदा सुंदरी ने कलम रख दिया और कॉपी से आंखें उठाकर कहा, हुई तो थी। मैंने देखा कि बात बढ़ती जा रही है। समाज के लोग चारों ओर से निंदा कर रहे हैं, इसीलिए चेतावनी देने की जरूरत पड़ी। ललिता का चेहरा लज्जा से लाल हो आया। उसका सिर मानो झंझना उठा। उसने पूछा, क्या बाबा ने विनय बाबू को यहां आने से मना किया है? वरदा सुंदरी बोली, वह क्या ये सब बातें सोचते हैं? सोचते तो शुरू से यह सब कुछ होने ही नहीं पाता। ललिता ने पूछा, पान बाबू हमारे यहां आ सकेंगे? आश्चर्य में आकर वरदा सुंदरी ने कहा, लो और सुनो, पान बाबू क्यों नहीं आएंगे? तो विनय बाबू क्यों नहीं आएंगे? वरदा सुंदरी ने कॉपी फिर अपनी ओर खींचते हुए कहा, ललिता, मैं तुमसे पार नहीं पा सकती। तू जा, मुझे जला मत, मुझे बहुत काम है। दोपहर के समय ललिता सुचारिता के घर स्कूल में पढ़ाने जाती है। इसी अवसर से लाभ उठाकर वरदा सुंदरी ने विनय को बुला भेजा और जो कहना था कह सुन लिया। उन्होंने सोचा ललिता को पता न लगेगा। अचानक ऐसे पकड़ी जाकर वह मुश्किल में पड़ गई। उन्होंने समझ लिया कि इसका परिणाम ठीक नहीं होगा और अब यह मामला आसानी से सुलझेगा भी नहीं। उनका गुस्सा जाकर अपने गैर जिम्मेदार स्वामी पर ही पड़ा। ऐसे बुद्धू के साथ गृहस्थी चलाना कैसी मुसीबत है। ललिता हृदय में उमड़ती हुई आंधी लिए चली। परेश बाबू निचले कमरे में बैठे चिट्ठी लिख रहे थे। वहां जाकर एकाएक ललिता उनसे पूछ बैठी, बाबा, विनय बाबू क्या हम लोगों से मिलने योग्य नहीं है? परेश बाबू प्रश्न सुनते ही सारी परिस्थिति समझ गए। उनके परिवार को लेकर उनके समाज में आजकल जो आनंद उठ खड़ा हुआ था वह परेश बाबू से छिपा हुआ नहीं था। उसको लेकर वह काफी चिंतित भी थे। अगर विनय के प्रति ललिता के मन के भाव के बारे में उन्हें कोई शंका न होती तो केवल बाहर की बातों की ओर वह ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर विनय के प्रति ललिता के मन में अनुराग हो तब उस अवस्था में उनका क्या कर्तव्य है? यह प्रश्न वह अपने आप से बार बार पूछते थे। ब्रह्म धर्म में दीक्षा लेने के बाद से उनके परिवार में यही एक संकट का अवसर आया है। इसलिए जहां एक ओर भय और कष्ट भीतर ही भीतर उन्हें कचोट रहा था, वहीं दूसरी ओर उनकी सारी चित्त शक्ति जागृत होकर कह रही थी कि ब्रह्म धर्म ग्रहण करते समय जैसे एकमात्र ईश्वर की ओर ध्यान रखकर कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ था, जैसे सुख, संपत्ति, समाज सभी के ऊपर केवल सत्य को स्वीकार करने से जीवन हमेशा के लिए धन्य हो गया था, अब भी अगर वैसी ही परीक्षा का दिन उपस्थित हो तो उसी को धारण करके उत्तीर्ण हो जाऊंगा। परेश बाबू ने ललिता के प्रश्न के उत्तर में कहा, मैं तो विनय को अच्छा ही समझता हूं। उनकी जितनी बुद्धि विद्या है उतना ही ऊंचा चरित्र भी है। थोड़ी देर चुप रहकर ललिता ने फिर कहा, गौर बाबू की माँ इस बीच में 2 बार हमारे घर आ चुकी हैं। आज सुचि दीदी के साथ जरा उधर हो आऊं? क्षण भर परेश बाबू जवाब न दे सके। वह निश्चय जानते थे कि इस चर्चा के समय इस तरह जाने आने से उनकी निंदा को और भी बल मिलेगा। लेकिन उनके मन ने कहा, जब तक यह अन्याय न हो मैं इसका निषेध नहीं कर सकता। वह बोले, अच्छी बात है, हो आओ, मुझे कुछ काम है, नहीं तो मैं भी तुम लोगों के साथ चलता। जिस जगह पर विनय इतने दिनों से यूं निश्चिंत भाव से अतिथि और मित्र के रूप में आता जाता रहा है, उसी के नीचे का समाज ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ने की तैयारी कर रहा है। स्वप्न में भी उसे इसका गुमान न था। शुरू में परेश बाबू के परिवार से मिलने जुलने में उसे बहुत संकोच होता था। कहाँ कितनी दूर तक उसके अधिकार की मर्यादा है, यह निश्चय पूर्वक न जानने के कारण वह सदा डरा डरा रहता था। धीरे धीरे जब उसका डर मिट गया तब वह यह भूल ही गया कि कहीं भी कुछ संकट की आशंका भी हो सकती है। आज हठात यह सुनकर उसके व्यवहार के कारण ललिता को समाज के लोगों में निंदित होना पड़ रहा है, उसके सिर पर मानो वज्र गिर पड़ा। उसके क्षोभ का विशेष कारण यह भी था
कि वह स्वयं जानता था ललिता के संबंध में उसके मनोभाव साधारण बंधुत्व की सीमा पार करके कहीं आगे बढ़ गए थे और वर्तमान परिस्थिति में दोनों समाजों का मतभेद देखते हुए मन ही मन इसे वह अपना अपराधी समझता था। उसने अनेक बार सोचा था, इस परिवार में विश्वस्त अतिथि के रूप में आकर वह अपने उचित स्थान पर नहीं रह सका। वह एक स्तर पर छल ही कर रहा है। उसके मन का भाव इस परिवार के लोगों पर ठीक ठीक प्रकट हो जाने पर उसको शर्मिंदा होना पड़ेगा। ऐसे समय में एक दिन जब दोपहर को वरदा सुंदरी ने चिट्ठी लिखकर विनय को विशेष रूप से बुला भेजा और पूछा, विनय बाबू, आप तो हिंदू हैं? विनय के स्वीकार करने पर जब फिर पूछा, आप हिंदू समाज को तो छोड़ नहीं सकेंगे? फिर विनय के यह कहने पर कि उसके लिए यह असंभव होगा, वह फिर कह उठी, तब क्यों आप? तब क्यों का उत्तर विनय को नहीं सूझ पड़ा। सिर झुकाए वह बैठा ही रह गया। उसे लगा वह पकड़ा गया। सबके सामने उसकी ऐसी बात प्रकट हो गई जिसे वह चंद्र सूर्य वायु तक से छिपाए रखना चाहता था। बार बार वह यही सोचने लगा कि परेश बाबू न जाने क्या समझते होंगे, ललिता न जाने क्या समझती होगी, सुचारिता भी उसे न जाने क्या समझती होगी। देवदूतों की किसी भूल के कारण थोड़े दिन इस स्वर्ग लोक में उसे स्थान मिल गया था। आज अपने अनाधिकार प्रवेश की लज्जा का बोझ सिर पर लादे उसे यहाँ से निर्वासित हो जाना होगा। इसके बाद ही परेश बाबू की देहरी पार करते उसने जब ललिता को देखा तब उसने सोचा, ललिता से अंतिम विदा के इस क्षण में अपना भारी अपराध स्वीकार कर और अपमानित होकर पिछले परिचय का एक समाधान कर देना चाहिए। लेकिन यह कैसे किया जाए, यही वह नहीं सोच सका। इसलिए चुपचाप ललिता के चेहरे की ओर देखे बिना नमस्कार करके चला गया। अभी उस दिन तक परेश बाबू के परिवार के बाहर ही तो था विनय, आज फिर वैसे ही बाहर आ खड़ा हुआ। लेकिन कितना अंतर! यह बाहर आज इतना सूना क्यों है? उसके पहले जीवन में तो कोई कमी नहीं हुई। उसके गोरा, उसकी आनंदमयी तो वही है। फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह जल विहीन हुई मछली है। किसी और अपने जीवन का कोई अवलंब उसे नहीं दिख रहा था। घरों से पटे इस शहर के भीड़ भरे राजपथ पर सब ओर विनय को अपने जीवन के सर्वनाश का एक धुंधला विवर्णन चेहरा दिख रहा था। इस विश्वव्यापी सन्नाटे और सूनेपन से वह स्वयं आश्चर्यचकित हो गया। क्यों, कब, कैसे हुआ? क्यों यह संभव हुआ? यही प्रश्न वह एक हृदयहीन निरुत्तर शून्य से बार बार पूछने लगा। शेष कहानी अगले भाग में। अगला भाग लेकर जल्द उपस्थित होंगी। नमस्कार।